नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एसी थ्योरी। और एसी थ्योरी की हम 2 क्लास पहले भी बना चुके हैं। पहली क्लास के अंदर हमने एसी क्या है, डीसी क्या है, एसी के कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। और जो दूसरी क्लास थी, उस दूसरी क्लास में हमने एसी थ्योरी के पारिभाषिक शब्दों के बारे में हमने चर्चा करी थी, जिसमें मोस्टली साइन वेव था, चक्कर था, फ्रीक्वेंसी था, आयाम था, और इसी प्रकार से और दूसरे जो आपके शब्द थे वो कंप्लीट होते हैं दूसरी क्लास में। अभी हम बात कर रहे हैं आज नए टॉपिक के साथ में। चैप्टर का नाम है हमारा एसी थ्योरी। एसी थ्योरी यानी प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती एसी यानी अल्टरनेटिंग, तो प्रत्यावर्ती। और सी से यहाँ पर है करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और थ्योरी यानी क्या है यहाँ सिद्धांत। तो जाहिर सी बात है, हम प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत का जो चैप्टर है उसके अंदर आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों की। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो है वो वास्तव में होता क्या है, ध्यान दीजिए। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ से मतलब है कि कोई ऐसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध ही प्रतिरोध जुड़े हुए हों, ऐसा सर्किट, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध ही प्रतिरोध जुड़े हुए हों, वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ किसे कहेंगे? जिस वैद्युतिक जिस वैद्युतिक परिपथ में केवल प्रतिरोध ही जुड़े हों, ऐसा परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जिसमें प्रतिरोधी प्रतिरोध जुड़े हुए हों वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। और यहां पर मैं एसी की सप्लाई दे दूंगा तो जाहिर सी बात है यहां पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ही, और आपने एसी की सप्लाई दे दी तो ये एसी का शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो जाता है। अब एसी के शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों के अंदर आप यहां पर जो ये प्रतिरोध जो ले रहे हैं, ये प्रतिरोध जो आपने लिया है, ये प्रतिरोध के रूप में आप कोई लैंप ले सकते हो, कोई हीटर ले सकते हो, कोई हॉट प्लेट ले सकते हो, या फिर कोई और रजिस्टर जो है आप काम में ले सकते हो। और रजिस्टरों के अंदर जो केवल रजिस्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर जो है अपन कोई पंखा वगैरह नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि पंखा जो होगा उसमें इंडक्टर होगा, तो इंडक्टर जो पंखा है उसको अपन नहीं जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रजिस्टिव में और ले सकता हूँ, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर कोई हॉट प्लेट ले लिया है, हीटर ले लिया है, लैंप ले लिया है, ट्यूबलाइट ले सकता हूँ। तो ये ऐसे परिपथ जो होंगे, यानी इस परिपथ में लैंप, हीटर, हॉट प्लेट, ट्यूबलाइट आदि जोड़ करके मैं जो परिपथ तैयार करूंगा वो क्या होगा? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाएगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको यहां पर जो मुख्य रूप से ध्यान रखनी है वो ये है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो है उनमें करंट और वोल्टेज इन फेज में होती है।
इन परिपथों में करंट व वोल्टेज इन फेज में होती है। दोस्तों इन फेज का मतलब आप जानते ही हो कि इन फेज का मतलब है यहाँ पर कि अपने शिखर मान पर करंट और वोल्टेज एक ही समय पहुंचती है, इसका मतलब इन फेज में है। मैं यहाँ पर डायग्राम के तौर पे भी बता सकता हूं आपको कि इस प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास में जो है इस प्रकार से आपका डायग्राम जो बनेगा, उसमें मान लीजिए ये तो जो है वो करंट है और ये जो है इसमें वोल्टेज है। तो जाहिर सी बात है करंट और वोल्टेज शिखर मान पर जो है शिखर मान पर एक ही समय पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ ये कि इन फेज में है ये। दूसरी बात दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि करंट और वोल्टेज जब इन फेज में होती है, इन फेज में है, इसका मतलब इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कोणीय अंतर नहीं है। तो इन फेज में है तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा शुद्ध प्रतिरोधी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में पावर फैक्टर इकाई होता है दोस्तों। ये इकाई इसलिए है क्योंकि हम जो है वो पावर फैक्टर की एक परिभाषा पढ़ा करते हैं कि करंट और वोल्टेज की कोण की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ करंट और वोल्टेज जो है उनकी कोण की कोज्या क्या है, शून्य है। और जब करंट और वोल्टेज के कोण की कोज्या शून्य होगी तो जाहिर सी बात है पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इकाई होगा। दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ पर पता हो कि करंट की गणना जो होती है इसके अंदर वो ओम के नियम के अनुसार ही होती है। जो करंट की गणना होगी तो लिखना चाहूंगा मैं यहां पर कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में करंट की गणना ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार ही होती है। तो ओम के नियम के अनुसार यानी वही आई बराबर वी अपॉन आर लगेगा। यानी जो आपको यहाँ सर्किट दिख रहा है इसकी आपको करंट ज्ञात करनी है तो इन दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आर। और ऐसे ही यहाँ पर जो आरोपित वोल्टेज होगा वो भी, और आप सूत्र लगा देंगे आई बराबर वी अपॉन आर। यानी जो आरोपित वोल्टेज है उसमें इन दोनों के रेजिस्टेंस का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो आपके पास में सर्किट की क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से अपन डीसी परिपथों के अंदर करंट ज्ञात करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में भी करंट की गणना होगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आप सबको ये पता होना चाहिए कि यहां पर इसका एसी सप्लाई का परिपथ कौन सा था, ये वाला एसी सप्लाई का परिपथ जो है वो ये दर्शाया गया है यहाँ पर। दूसरा परिपथ जो आता है वो अपना आता है ग्राफिक, तो ग्राफिक आपने यहां पर दर्शा दिया है। अब तीसरा जो बच जाता है वो बचता है आपका वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम में यहां पर और बना करके बता देता हूं आपको। वेक्टर डायग्राम में दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये दिशाएं हो गई इसकी, ये पीरियोडिक टाइम हो गया इसका। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस प्रकार से कुछ दर्शाया गया है कि यानी कि ये ई है और इस प्रकार से दर्शाया गया है, सीधा है बिल्कुल, यहाँ पर ये है आई। तो ये हो गया इसका वेक्टर डायग्राम। मैं यहाँ लिख दूंगा वेक्टर डायग्राम या आरेख। तो करंट और वोल्टेज का यहाँ पर आपको इस जगह पर आपको जो है
वो वेक्टर आरेख बताया गया है। तो दोस्तों मोस्टली अपन शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में 3 प्रकार के आरेख पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार के डायग्राम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर वो एसी सप्लाई परिपथ है। दूसरा जो है आपको यहाँ पर बताया गया वो ग्राफिक रूप बताया गया है, जिसमें पावर है। इसमें आप पावर भी बना सकते हो कि मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये पावर है तो इसके लिए लिख दिया मैंने P। ये वाली करंट थी, इसके लिए लिख दिया मैंने I। ये यहाँ पर E थी, इसके लिए मैंने लिख दिया वोल्टेज। ये E ऊपर भी हो सकता है, करंट नीचे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये सीखना था यहाँ पर कि करंट, वोल्टेज, पावर सब क्या है, शिखर मान पर एक ही समय पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि शिखर मान पर एक ही समय पहुंचते हैं, इसका मतलब ये इनफेज राशियां हैं। और इनफेज जब होती है तो जाहिर सी बात है, इनफेज जब होगी तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान जो है वो क्या होगा, इकाई होगा। तो पावर फैक्टर इकाई होगा। दूसरी बात अपन ने यहाँ पर पढ़ी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में करंट की गणना ओम के नियम के अनुसार हम करते हैं और I बराबर V/R लिखते हैं। एक बात दोस्तों यहाँ पर अपने को और सीखनी है, इसी में आगे मैं कंटिन्यू करता हूं कि यहां शक्ति की गणना कैसे करें। शक्ति गणना, इसको पूरा लिख देता हूं मैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गणना। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में शक्ति की गणना कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है ओम के नियमानुसार, या फिर मैं कह सकता हूं कि डीसी परिपथों की तरह। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से डीसी परिपथों में आप शक्ति की गणना करते हैं तो शक्ति का आप यहां पर फॉर्मूला पढ़ते हैं P बराबर VI, और यहां ओम के नियम के अनुसार V का मान लिख दूं मैं, V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो जाहिर सी बात है मैं अगले सूत्र में इस V के स्थान पर मान लिखूंगा क्या, I इंटू R, और एक I यहाँ पर पहले से है तो जाहिर सी बात है P बराबर क्या होगा I²R। तो आपके पास में एक और यहाँ पर सूत्र बन गया है। इसी प्रकार से दोस्तों इसी फॉर्मूले के अंदर में यदि I का मान रख दूं यहाँ पर तो I बराबर क्या होता है V/R। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को मैं इस प्रकार बढ़ाऊं, क्योंकि फॉर्मूला था P बराबर VI और मैंने I का मान रख दिया, यहाँ पर क्या रखा, I का मान मैंने V/R। तो V यहाँ पर पहले से है और I का मान V/R लिख दिया मैंने। तो V और V गुणा होकर V² हो जाएगा, नीचे R आ जाएगा, यानी कि P का एक और फॉर्मूला हो गया है। दोस्तों यहाँ पर 3 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, एक तो P बराबर VI, एक P बराबर I²R, और एक दिख रहा है आपको P बराबर V²/R। तो ये दोस्तों तीनों के तीनों जो सूत्र हैं वो शक्ति ज्ञात करने के हैं। इन्हीं से डीसी परिपथों में शक्ति की गणना करते हैं और इन्हीं से अपन जो है वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में, शुद्ध प्रतिरोधी एसी परिपथों में गणना करेंगे शक्ति की। दूसरी बात यहाँ पर जो और सीखने की है वो ये है दोस्तों, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि शक्ति वेग के संबंध में करंट का जो परिवर्तन है वो कोई किसी प्रकार से जो है कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि शक्ति वेग के संबंध में, शक्ति वेग के संबंध में विद्युत धारा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं, क्योंकि P बराबर VI हम पढ़ते हैं
अब मान लो शक्ति के संबंध में ये दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होंगे तो भी आपको पता है कि जो भी शक्ति आएगी वो पॉजिटिव में ही आने वाली है। और यदि मान लो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव हुए तो भी आपको पता है शक्ति की खपत जो है वो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे को बताया गया है कि शक्ति वेग के संबंध में विद्युत धारा परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी एक मोस्ट बात है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि कैसे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में हाँ दोस्तों, ये कोई टेक्निकल इशू आ गया था, ध्यान दो इधर। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में आपने पढ़ा यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोधी एसी के जो परिपथ थे उनमें शक्ति की गणना ओम के नियम के अनुसार ही करते हैं, डीसी परिपथों की तरह ही करते हैं। और डीसी परिपथों में हमने जो फॉर्मूले पढ़े वो एक तो पढ़ा P बराबर VI, फिर आपने पढ़ा P बराबर I²R, और फिर पढ़ा आपने P बराबर V²/R। तो जाहिर सी बात है ये तीन फॉर्मूले आपके पास में डीसी के परिपथों में शक्ति गणना के लिए थे, इन्हीं से आप जो है वो एसी के जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है उनमें काम में लेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि शक्ति वेग के संबंध में विद्युत धारा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे फिर हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा प्रेरक या चौक। आप इसे प्रेरक कह सकते हैं, इसे आप इंडक्टर भी कह सकते हैं, इसे आप चौक भी कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है तीनों नाम जो है वो एक ही है, प्रेरक, इंडक्टर या चौक। दोस्तों सबसे पहले अपन जो है वो बात करना चाहेंगे कि प्रेरक, इंडक्टर, चौक जो है वो होते क्या है। वास्तव में ये पुर्जे हैं। कहा गया है कि वैसे तो प्रत्येक विद्युत धारावाही तार एक इंडक्टर होता है, परंतु नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो वह नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए, प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का देखो दोस्तों यहां पर परिभाषा में थोड़ा सा अपने को चेंज करना है कि नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए। तो यहां पर किसे दे दिया जाए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी तार को नियत मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो वह प्रेरक कहलाता है। दोस्तों इस बात को समझे आप। मान लो अपने पास में ये कोई सीधा तार है और इस तार में करंट का प्रवाह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है तार में करंट का प्रवाह हो रहा है तो चारों ओर जो है ये सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं चुंबकीय लेसन में। अब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और वो भी प्रत्यावर्ती प्रकार का बनाएगा, क्योंकि आप इसमें एसी की करंट प्रवाहित कर रहे हैं।
तो प्रत्यावर्ती प्रकार की करंट जब प्रवाहित होती है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है वो इंडक्टेंस प्रस्तुत होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक विद्युत धारावाही तार जो होगा, जिस किसी भी तार के अंदर करंट का प्रवाह हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और वो भी प्रत्यावर्ती प्रकार का बन रहा है, इसलिए उसके अंदर इंडक्टेंस पैदा होगा। और इंडक्टेंस पैदा होगा इसका मतलब वो क्या है, इंडक्टर है। लेकिन दोस्तों ये कोई नियतमान का प्रस्तुत करने वाला पुर्जा नहीं बनाया अपन ने। नियतमान का प्रस्तुत कैसे करेगा, नियतमान वाला पुर्जा क्या होता है, ध्यान दे इधर। जैसे मेरे पास तार था, उस तार की मैंने इस प्रकार से कोई कुंडली बना दी और इस कुंडली में से मैंने कह दिया कि ये कुंडली जो है वो 10 हेनरी का इंडक्टेंस प्रस्तुत कर रही है। 10 हेनरी का इंडक्टेंस प्रस्तुत कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये पुर्जा क्या हो गया, एक नियतमान। नियतमान हुआ कि नहीं हुआ 10 हेनरी। तो किसी तार को लपेटकर नियतमान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाला एक पुर्जा बना दिया जाए तो वो पुर्जा ही क्या कहलाता है, इंडक्टर कहलाता है, प्रेरक कहलाता है, चौक कहलाता है। यदि मैं इसके अंदर मान लो टर्न कम दे देता तो जाहिर सी बात है ये कम मान प्रस्तुत करने वाला, मान लो 5 हेनरी जो है, 5 हेनरी पैदा कर रही है ये इंडक्टेंस। ऐसे ही यदि मैं बहुत सारे और टर्न लगा देता इसके अंदर तो जाहिर सी बात है ये अब की बार मैं कह सकता हूं कि ये जो है वो 50 हेनरी का यहाँ पर इंडक्टेंस प्रस्तुत कर रहा है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तार के इस प्रकार से टर्न लगा करके एक पुर्जा तैयार करेंगे, एक निश्चित मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाला पुर्जा तैयार करेंगे और वो पुर्जा ही क्या कहलाएगा, आपका प्रेरक कहलाएगा, इंडक्टर कहलाएगा या चौक कहलाएगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि ये जो इंडक्टर था, इंडक्टर इसको आप चौक भी कहते हैं, ये जो इंडक्टर है तो जाहिर सी बात है इस इंडक्टर के अंदर जो प्रस्तुत होगा गुण वो क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान दें इधर। इंडक्टर के अंदर आप एसी की सप्लाई देंगे, एसी की सप्लाई देंगे। एसी की सप्लाई देने से क्या होगा, यहां पर प्रत्यावर्ती प्रकार का एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। प्रत्यावर्ती प्रकार का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी से इस इंडक्टर में जो होगा वो एक इंडक्टेंस प्रस्तुत होगा। दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इंडक्टेंस क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इंडक्टर में इंडक्टेंस प्रस्तुत होता है। इंडक्टेंस का मतलब यहां पर दोस्तों क्या है, प्रेरकत्व का मतलब है प्रेरकत्व, यानी किसी इंडक्टर को एसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसके अंदर इंडक्टेंस प्रस्तुत होता है और इंडक्टेंस को ही क्या कहते हैं आप, प्रेरकत्व। और दूसरी बात यह है कि इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उस इंडक्टेंस को आप किस में नाप रहे हैं, हेनरी में, जिसको आप एच से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जो अगली बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, आपने ये तो पढ़ लिया कि इंडक्टर का मतलब है कि या तो कोई सीधा तार है जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है तो वो भी इंडक्टर है, लेकिन वो एक नियत मान जो है वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आप क्या करते हैं, फिर एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का निर्माण करते हो। आप तार जो है उसको कुंडली के रूप में लपेटते हो, जितना मान आपको चाहिए होता है उतना मान आप लपेटते हो और इस प्रकार से जो है आप एक निश्चित मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाला पुर्जा बना लेते हो। दोस्तों आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कि पुर्जे जो होते हैं वो वास्तव में क्या है, वास्तव में उनके पीछे, पुर्जों के पीछे टर लग रहा है, जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो जाहिर सी बात है जिनके पीछे टर लग रहा है ये वास्तव में क्या है, पुर्जे हैं। और इन पुर्जों का जो गुण होता है उसके पीछे टेंस लग रहा है, जैसे रेजिस्टर का गुण रेजिस्टेंस, इंडक्टर का गुण इंडक्टेंस, कैपेसिटर का गुण कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार से जो है वो टेंस लग रहे हैं, वो वास्तव में क्या है, इसका गुण है। जबकि ये जो है वो टर लग रहे हैं वो सब क्या है, पुर्जे हैं। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं
अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंडक्टर जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। इंडक्टर के प्रकार, तो मोस्टली जो अपन इंडक्टर पढ़ते हैं वो 3 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला जो है अपन पढ़ते हैं 3 प्रकार के इंडक्टरों के अंदर, एक तो जो है वो फेराइट रोड है, और एक जो है आपके पास में लोहे रोड है, और एक जो है आपके पास में वायु क्रोड बोलते हैं अपन उसको, वायु क्रोड युक्त। दूसरा जो है वो है आपके पास में फेराइट क्रोड युक्त। तीसरा जो है आपके पास में वो है लोहे क्रोड युक्त। दोस्तों तीनों ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है हमें। सबसे पहले मैं बात करूं मैं वायु क्रोड की, तो वायु क्रोड में दोस्तों क्या होगा, वायु क्रोड में तार को इस प्रकार से केवल कुंडली के रूप में लिपटा गया है, इसके बीच में किसी प्रकार की कोई छड़ नहीं रखी गई है, यानी छड़ का काम जो है वो कौन कर रही है, वायु कर रही है। यानी आप यहां पर ये पढ़ेंगे कि जिसमें किसी प्रकार की कोई क्रोड नहीं होती है वो वायु क्रोड कहलाती है। लिखूंगा इसमें किसी प्रकार की क्रोड काम में नहीं ली जाती। दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि वायु क्रोड युक्त जो है, वायु क्रोड युक्त प्रकार का जो आपका इंडक्टर है वो सबसे कम इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाली क्रोड है, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जो आपने टर्न लगाए हैं जिससे जो चुंबक बना है वही आपको जो है वो इंडक्टेंस के रूप में मिलने वाला है। जबकि आप बात करें फेराइट क्रोड की, तो दोस्तों फेराइट क्रोड में क्या होगा, फेराइट क्रोड के अंदर कुछ इस प्रकार से ही टर्न लगे हुए होंगे, लेकिन किसी छड़ के ऊपर लगेंगे। इसके अंदर ये कोई छड़ रख दिया हूं मैं, यहां जो है वो कोई ये छड़ है, और इस छड़ के ऊपर जो है मैंने टर्न लगाए हुए हैं। मैं वापस से लगा करके बता देता हूं कि ये कोई आपके पास में छड़ है, और इस छड़ के ऊपर जो है मैं टर्न लगा देता हूं। कुछ इस प्रकार से मैंने मान लो टर्न लगा दिए, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास में कौन सी बन गई है, फेराइट क्रोड। अब यहां पर सीखने की बात यह है कि ये जो कोर बनी है, ये जो कोर बनी है जिसको आप फेराइट क्रोड कह रहे हैं, ये कैसे बनी है। फेराइट क्रोड जो है दोस्तों वो लोहा प्लस कार्बन, उन दोनों के चूर्ण जो है उसको मिलाकर के आपने एक फेराइट क्रोड तैयार करी है, और फिर उस फेराइट क्रोड के ऊपर आपने क्या कर दिया है, तार लपेट दिया है एनिमल प्रकार का। तो इस प्रकार से कोई जो इंडक्टर बना है वो क्या कहलाएगा, फेराइट क्रोड युक्त। दोस्तों फेराइट क्रोड प्रकार का जो इंडक्टर होता है उसका मोस्टली अपन रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर्स में काम करते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि रेडियो रिसीवर, रेडियो रिसीवर व ट्रांसमीटर में उपयोगी। रेडियो रिसीवर व ट्रांसमीटर में उपयोगी है कौन, फेराइट क्रोड युक्त। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं लोहे क्रोड युक्त। लोहे क्रोड में भी दोस्तों इस प्रकार से जो है मैं कोई एक क्रोड लेता हूं, ये मान लो कोई लोहे की कोर है, लोहे की कोर है, और इसके ऊपर जो है मैं कोई तार लपेट देता हूं। तो इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर तार लपेट दिया है,
तो ये जो बना है वो कौन सा बन गया आपका, लोहे क्रोड युक्त। आप सबको ये पता होना चाहिए कि लोहे क्रोड युक्त जो है वो इन तीनों में सबसे शक्तिशाली है, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंडक्टेंस प्रस्तुत करता है। तो लोहे क्रोड जो है उसके लिए मैं लिखना चाहूंगा यहां पर, ये भी रेडियो रिसीवर व ट्रांसमीटर में, रेडियो रिसीवर व ट्रांसमीटर में उपयोगी, ट्रांसमीटर में उपयोगी। इसके अलावा दोस्तों इसको जो है अपन जो रेक्टिफायर परिपथ जब पढ़ते हैं उसके बाद में अपन फिल्टर परिपथ पढ़ा करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिल्टर परिपथों में भी जो है आप लोहे क्रोड प्रकार का जो है इंडक्टर काम में लेते हो, रिपल फ्रीक्वेंसी जो है उसको समाप्त करने के लिए। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा इसका उपयोग रेक्टिफायर परिपथों में फिल्टर के रूप में भी करते हैं। फिल्टर के रूप में भी करते हैं। तो ये दोस्तों आपने पढ़े इंडक्टर के प्रकार। इंडक्टर के जो प्रकार है अपने पास में वो तीन प्रकार के प्रकार है। पहला आपने पढ़ा वायु क्रोड, दूसरा पढ़ा फेराइट क्रोड, और तीसरा जो है वो लोह क्रोड। आपने पढ़ा कि वायु क्रोड जो है उसमें केवल कुंडली होती है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई कोर यूज नहीं की जाती है। जबकि आप यहाँ पर पढ़ते हैं फेराइट क्रोड के अंदर पढ़ते हैं कि आप फेराइट की कोई कोर लेंगे, और फेराइट जो है वो किससे मिलकर के बना है, लोहा और कार्बन से मिलकर के बना है। तो उसके ऊपर आप वाइंडिंग लपेट दोगे तो वो कौन सी बन जाएगी, फेराइट क्रोड बन जाएगी। ऐसे ही लोहे क्रोड जो है उसमें आप पढ़ोगे कि लोहे की कोर के ऊपर आप यदि वाइंडिंग कर देते हो तो जाहिर सी बात है वो कैसा इंडक्टर बन जाता है, लोहे क्रोड युक्त बन जाता है, और ये सबसे शक्तिशाली होगी। इससे कमजोर जो है वो फेराइट होगा, और सबसे कमजोर जो होगा वो वायु क्रोड युक्त होगा। तो ये दोस्तों आपके क्या थे, इंडक्टर थे। अब हम बढ़ते हैं यहां पर, सबसे पहला हम टॉपिक ले रहे हैं अब आगे प्रेरकत्व के बारे में। इनको कई बार जो है वो किताब में पारिभाषिक शब्दों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यहां पर अपन जो है प्रेरकत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको आप प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस। दोस्तों प्रेरकत्व इंडक्टेंस की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे कि ये होता क्या है। एसी परिपथों का, एसी परिपथों का वह गुण ऐसी परिपथों का वह गुण जो करंटमान परिवर्तनों का विरोध करता है। ऐसी परिपथों का वह गुण जो करंटमान परिवर्तनों का विरोध करता है। दोस्तों यहां सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है, मान परिवर्तनों का विरोध। मैं यहां पर दो बातें लिखता हूं। एक बात लिखता हूं मैं यहां पर, करंट करंट मान का करंट का विरोध करना, करंट का विरोध।
दोस्तों करंट मान परिवर्तनों का विरोध और करंट का विरोध दोनों अलग अलग चीज है। आपके पास में यहां कोई इंडक्टर है, बात को समझना है दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इन चीजों में कि ये प्रेरकत्व क्या है, यानी कि इंडक्टेंस क्या है और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। तो एक जगह तो जो है वो करंट मान परिवर्तनों का विरोध होता है और एक जगह जो है वो करंट का विरोध होता है, करंट मान का विरोध होता है, करंट मान का विरोध होता है। करंट मान का विरोध से मतलब यहां पर ये है कि ये मान लो 10 एम्पियर की करंट है और इस इंडक्टर के द्वारा जो है इस 10 एम्पियर का विरोध होना जो है वो करंट मान का विरोध होना है। जबकि यहां पर 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसके जो करंट मान है, जैसे कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर जो है वो एक वोल्टेज होगा, एक करंट होगा। तो जाहिर सी बात है इस करंट का विरोध किया गया, इसलिए करंट शुरुआत में जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाया। वोल्टेज पहले स्टार्ट हो गया क्योंकि करंट का क्या हुआ, करंट मान का क्या हुआ, विरोध हुआ। तो यहां करंट मान का विरोध होना अलग बात है और करंट मान का और करंट मान परिवर्तनों का। दोस्तों ध्यान दे, करंट मान परिवर्तनों के विरोध से क्या मतलब है कि इसके जो ये मान थे, ज्या मान थे, इन ज्या मानों में शुरुआत में क्या हुआ कि इनका विरोध हुआ, इसलिए वोल्टेज आगे हो गया और करंट क्या रह गया, पीछे रह गया। क्योंकि यहाँ करंट मान परिवर्तनों का विरोध हो रहा है और करंट मान परिवर्तनों का जो विरोध है वो क्या कहलाता है, आपका प्रेरकत्व कहलाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं करंट मान का विरोध, तो करंट मान से मतलब यहां पर जैसे 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो उस करंट का विरोध किया जाए इस कुंडली के द्वारा तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में। फिलहाल आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि ऐसी परिपथों का वह गुण जो करंट मान परिवर्तनों का विरोध करता हो, मान से मतलब यहां पर यह है। तो आपने यहां परिभाषा पढ़ी प्रेरकत्व की, इंडक्टेंस की, कि ऐसी परिपथों का वह गुण जो करंटमान परिवर्तनों का विरोध करता हो। आगे फिर इसी में मैं बात करता हूं कि इसका प्रतीक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रतीक जो है इसका वो एल होता है, यानी इंडक्टर जो होगा उसको एल से प्रदर्शित करेंगे आप, और इसका मात्रक जो है वो हेनरी होगा। और दोस्तों यहाँ एक हेनरी की परिभाषा भी आनी चाहिए आपको कि एक हेनरी में होता क्या है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, एक हेनरी बराबर, परिभाषा लिखते हैं अभी, पहले उसको समझते हैं। मान लो आपके पास में ये कोई कुंडली है, इस कुंडली को आप जो है वो एसी स्रोत से संयोजित करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट प्रवाहित होगी और उस करंट का मान जो होगा वो 1 एम्पियर होगा। और जो समय सीमा होगी, समय जो होगा वो 1 सेकंड का होगा। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड समय के लिए प्रवाहित की जाए और उस कुंडली के अंदर प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबक के क्षेत्र से फैराडे के नियम के अनुसार छेदन होकर के, और इसमें यदि एक वोल्टेज ईएमएफ पैदा हो जाता है, ईएमएफ यानी कि एक तरह से ये बैक ईएमएफ है, पैदा ईएमएफ है, पैदा ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाए, तो उस हेनरी का उस कुंडली का इंडक्टेंस जो होगा वो 1 हेनरी होगा। तो यहां परिभाषा में लिखना चाहूंगा, किसी कुंडली में 1 एम्पियर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड समय के लिए
प्रवाहित की जाए और उस कुंडली में 1 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न हो जाए तो उस कुंडली का इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि आपके पास में एक कुंडली है, उस कुंडली में आपने 1 एम्पियर की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करी, वो भी 1 सेकंड समय के लिए। तो उसके अंदर प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबक के क्षेत्र से छेदन होकर के उसमें ईएमएफ जो पैदा हुआ वो कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि इस कुंडली का जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 हेनरी होगा। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला है वो L बराबर N फाई अपॉन I होता है। यहां L जो है इसका इंडक्टेंस है, यानी कि प्रेरकत्व है, जो हेनरी में होगा। N जो है यहाँ कुंडली में टर्नों की संख्या है, टर्नों की संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर फाई जो है वो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है, जो वेबर में होता है। और ऐसे ही यहाँ पर आई जो है वो कुंडली में से गुजरने वाली करंट है, जिसको आप एम्पियर में लेंगे। तो प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस के लिए हमने पढ़ा कि ऐसी परिपथों का वह गुण जो करंटमान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करे। उसके बाद में आपने पढ़ा कि इसका प्रतीक क्या है, मात्रा क्या है। फिर 1 हेनरी की जो आपने परिभाषा पढ़ी कि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड समय के लिए प्रवाहित करे और उसमें 1 वोल्टेज का ईएमएफ पैदा हो जाए, तो उस कुंडली का इंडक्टेंस जो होगा वो 1 हेनरी होगा। और 1 हेनरी का आपने फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पर कि L बराबर N फाई अपॉन I। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि L क्या है, N क्या है, फाई क्या है और I क्या है। दोस्तों कई बार यहां पर जो है एक माइनस का चिन्ह जो लगता है उसके लिए भी पूछा जाता है। अगली स्लाइड में मैं बताता हूं उसको। ये था आपका प्रेरकत्व। प्रेरकत्व भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। प्रेरकत्व जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि इंडक्टेंस के प्रकार। और इंडक्टेंस जो है वो 2 प्रकार का है आपके पास में। एक प्रकार जो है उसका सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा जो प्रकार है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको मैं लिख सकता हूं स्वयं प्रेरकत्व, और इसे जो म्यूचुअल जो है उसको मैं लिख सकता हूं सह प्रेरकत्व, या फिर इसको अन्योन्य प्रेरण के नाम से भी जानते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका हिंदी में नाम था। अब बात करेंगे हम कि यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में ये कोई कुंडली है। इस कुंडली को आपने एसी की सप्लाई से संयोजित कर रखा है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से इसका स्वयं का छेदन होगा
और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब यहां पर उस पैदा हुए ईएमएफ के कारण, उस पैदा होने वाले ईएमएफ के कारण जो करंट मान के जो परिवर्तन थे, यहां पे लिखना चाहूंगा मैं किसी एक कुंडली, किसी एक कुंडली के द्वारा करंट मान परिवर्तनों का विरोध करने का गुण सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। यानी आपने इस कुंडली को एसी की सप्लाई दी, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बना, इसमें एक बैक ईएमएफ पैदा हुआ और उस बैक ईएमएफ के कारण जो है यहाँ पर करंट मान के जो परिवर्तन थे, करंट मान परिवर्तन थे, जिनके बारे में अपन अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैं और यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा कि करंट मान परिवर्तनों से मतलब ये है कि मान लो इस प्रकार से जो है आपके पास में ये वोल्टेज था और ये करंट था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। इसका सीधा सा रीजन यही है कि यहां करंट मान परिवर्तनों का विरोध हुआ है और करंट मान के ये जो परिवर्तन थे, मान का मतलब ये ज्यामान परिवर्तन जो थे, इनका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो इनका विरोध जो होना है, करंट मान परिवर्तनों का जो विरोध होना है, वही क्या कहलाता है, आपका इंडक्टेंस कहलाता है। और ये काम यदि एक कुंडली के द्वारा हो रहा है तो वो कहलाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, और यही काम यदि दो कुंडलियों के द्वारा होता है उसे आप कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। इसमें दो कुंडलियां हैं आपके पास में। आप एक कुंडली जो है उसको एसी स्रोत से जोड़ते हैं, एसी स्रोत से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से इस कुंडली का भी छेदन होगा और इसके अंदर भी एक ईएमएफ पैदा होगा। उस ईएमएफ के द्वारा यहां पर करंट मान परिवर्तन होंगे, उनका विरोध होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि दोनों कुंडलियों के द्वारा करंट मान परिवर्तनों का विरोध, करंट मान परिवर्तनों का विरोध करने का गुण, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। और दोस्तों यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो लिखूंगा मैं M बराबर √ L1 इंटू L2। यहां पर इसमें ये L1 है और ये यहां पर L2 है, यानी कि दो इंडक्टर है मेरे पास में, एक L1 और एक L2, और दोनों के द्वारा मिलकर के जो करंट मान परिवर्तनों का जो विरोध हुआ है। दोस्तों यहाँ पर करंट मान परिवर्तनों का विरोध हुई है कि मान लो यहाँ पर जो है इस प्रकार से वेव बन रखा है, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि करंट जो है वो पीछे रह गया है, वोल्टेज मान आगे है। क्यों? क्योंकि करंट मान परिवर्तनों का विरोध हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो विरोध किया गया है वो L1 और L2 दोनों के द्वारा किया गया है। तो इसलिए मैंने लिखा कि दोनों कुंडलियों के द्वारा करंट मान परिवर्तनों का जो कुल विरोध किया गया है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। और यहाँ पर M बराबर, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर पढ़ रहे हैं √ L1 इंटू L2। तो जाहिर सी बात है हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर L1 और L2 से मतलब है कि दो अलग अलग कुंडलियां, और दोनों कुंडलियों के द्वारा जो कुल अवरोध पैदा किया गया, करंट मान परिवर्तनों के मार्ग में जो बाधा पैदा की गई, वही क्या कहलाएगा, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका था इंडक्टेंस के प्रकार। एक सेल्फ इंडक्टेंस है और एक जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस को आप स्वयं प्रेरकत्व भी कह रहे हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप सह प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व कह रहे हैं।
यहाँ पर आपने पढ़ा कि एक कुंडली के द्वारा करंट मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करने का गुण, और यहाँ पढ़ा आपने कि दोनों कुंडलियों के द्वारा करंट मान में होने वाले परिवर्तनों का जो गुण है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ऐसे ही दोस्तों हम आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रेरकीय प्रतिरोध। प्रेरकीय प्रतिरोध, या फिर मैं कह सकता हूं प्रेरकीय प्रतिरोध, या फिर मैं कह सकता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में अपन ने छोटी सी एक चर्चा कर चुके हैं हम कि ये करंट का विरोध करता है। जिस प्रकार से प्रतिरोध करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, डीसी के परिपथों में अपन ने पढ़ा कि गुजरने वाली जो करंट है उसका प्रतिरोध जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से किसी इंडक्टर के द्वारा करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना जो है वो क्या कहलाता है? प्रेरकीय प्रतिरोध कहलाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर परिभाषा लिखना चाहूंगा। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह का किसी कुंडली द्वारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह का किसी कुंडली द्वारा किया गया विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह का किसी कुंडली के द्वारा किया गया विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। दोस्तों यहां पर आपको इसके प्रतीक जो है और मात्रक जो है वो भी पढ़ने हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रेरकीय प्रतिरोध जो है उसका प्रतीक जो होगा वो XL होगा, जबकि इसके मात्रक की हम बात करें तो मात्रक जो है वो ओम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा कि करंट कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा। और कौन बाधा उत्पन्न करेगा? कोई कुंडली के द्वारा उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न की जाएगी, और उसे ही आप क्या कह देंगे? प्रेरकीय प्रतिरोध या इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोस्तों यहां आपने एक सूत्र भी जरूर पढ़ा होगा कि XL बराबर 2πfL। यहां पर F जो है वो फ्रीक्वेंसी है, L जो है इसका इंडक्टेंस है। ये सूत्र हो गया इसका, यानी XL बराबर जो है वो 2πfL का जो है आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला है। यहां आप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो मेरे पास में कोई ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर को L का मान मैंने दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए आप कि 10 हेनरी मैंने मान दे दिया यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर सप्लाई दी गई है। तो मैंने कह दिया कि 50 हर्ज वाली जो है वो सप्लाई दी है मैंने, और 100 वोल्टेज दिए हैं। कई बार जो है इसकी करंट भी पूछ लेता है कि भाई करंट ज्ञात कीजिए। तो यहां सबसे पहले आपको XL ज्ञात करना पड़ेगा, और XL ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? XL बराबर 2πfL लगाएंगे। तो 2 गुणा 22/7 गुणा फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 50, और L का मान कितना है? 10 हेनरी। तो दोस्तों इस वाले समीकरण को अपन सोल्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास में XL का मान आएगा। अब जब मेरे पास में XL का मान आ गया है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि XL जो है वो वास्तव में DC के परिपथों में जो R था उसी के बराबर XL है।
तो एक्सएल आपके पास में है, तो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला आप लगाएंगे, आई बराबर वी अपॉन आर होता है, लेकिन आप यहाँ पर आर की जगह क्या लगाएंगे, एक्सएल, आई बराबर वी अपॉन एक्सएल। तो जो भी आपको यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है, जैसे यहाँ 100 दे रखा है और यहाँ पर आपके पास में एक्सएल का मान जो भी आया था उसका भाग इसमें दे देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ की करंट आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप प्रेरकीय प्रतिरोध जो है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज्ञात कर सकते हो, और इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करने के बाद में आप करंट भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर संयोजन की। कई बार दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे पर्सन जो है वो ऐसे भी बना दिए जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी को यदि दुगना कर दिया जाए तो करंट का क्या होगा। तो दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर सीखना है कि फ्रीक्वेंसी को यदि मैं दोगुना करूंगा तो जाहिर सी बात है एक्सएल भी दुगना होगा, और आपको पता है जब एक्सएल दुगना होगा तो करंट जो है वो तो आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार के पर्सन भी जो है आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपनी जितनी भी क्लासें बना रहे हैं इनके न्यूमेरिकल वगैरह है, इनकी अलग से क्लास बनाने वाले हैं, और इनके ऑब्जेक्टिव जो है उनको हम अलग सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर अभी अब जो है थ्योरेटिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतना ही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। आगे फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक बार मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस में वापस से एक बार मैं तुलना करना चाहता हूं। एक तरफ लिखता हूं मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल, और एक तरफ मेरे पास में है इंडक्टेंस। इन दोनों की परिभाषाओं में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इसकी आपस में तुलना करके बता रहा हूं। यहां पर दोस्तों करंट मान का विरोध होता है, जबकि यहां पर करंट मान परिवर्तनों का विरोध होता है। जैसे इस प्रकार से यहां पर एक आपके पास में वोल्टेज है और एक करंट है, तो जाहिर सी बात है यहां पर ये जो ईबी है बैक ईएमएफ जो है, ये बैक ईएमएफ क्या करता है, यहाँ पर करंट मान परिवर्तनों का, करंट को स्टार्ट नहीं होने दे रहा है, करंट मान परिवर्तनों का विरोध कर रहा है। तो यहाँ करंट मान परिवर्तन का विरोध हो रहा है। यहाँ पर ये डायग्राम अपने को इधर बनाना है क्योंकि आप यहाँ इंडक्टेंस के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो करंट पीछे रह गया है, वोल्टेज आगे रह गया है, क्योंकि बैक ईएमएफ ने जो है इस करंट को स्टार्ट नहीं होने दिया। जब अधिकतम मान पे जाकर के ये स्थिर होता है उस समय करंट आपकी स्टार्ट होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ करंट मान परिवर्तनों का विरोध हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई इंडक्टर लगा दिया आपने और इसको यहाँ पर आपने एसी की सप्लाई दे दी, तो एसी की सप्लाई देने पर इसमें प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसके कारण इसमें से गुजरने वाली करंट का क्या होता है, विरोध होता है। तो इस करंट का जो विरोध होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो करंट का विरोध हमेशा आपको पता है, प्रतिरोध जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ या फिर आप प्रतिरोधी परिपथ पढ़ते हो डीसी के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर करंट जो गुजरती है उसका विरोध करते हैं, तो उसको ओम में लेते हैं अपन। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आपका ये एक्सएल होगा, ये एक्सएल जो होगा आपका, इसको भी आप किस में करेंगे, ओम में। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडक्टेंस जो है वो किसको लेंगे, हेनरी के अंदर अपने को लेना है। तो ये एक आपस में क्या थी, तुलना थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात अपने को सीखनी है कि जिस प्रकार से आपने पढ़ा इंडक्टेंस में पढ़ा कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक उसी प्रकार से
इंडक्टिव रिएक्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहां पर मैं पढ़ूंगा म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि एक कुंडली जो है उसको आप जब एसी की सप्लाई देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो करंट गुजरती है उस करंट का इस एक कुंडली के द्वारा जो कुल अवरोध पैदा किया जाता है, कुल विरोध किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और इसी प्रकार से आप दो यहाँ पर कुंडलियां लगा देते हैं और दो कुंडलियां आप लगा देंगे और इसको आप एसी स्रोत से संयोजित करेंगे तो दोनों कुंडलियों के द्वारा गुजरने वाली करंट का जब विरोध किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो यानी जिस प्रकार से इंडक्टेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे यहां पर इंडक्टरों के संयोजन की बात करेंगे हम। इंडक्टरों यानी कि चौक का समूहन। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो समूहन करते हैं हम वो श्रेणी में और समांतर में करते हैं, लेकिन आप मिश्रित भी बना सकते हैं, मिश्रित सर्किट भी बना सकते हैं। तो श्रेणी में और समांतर में, तो ये आपके पास में एक इंडक्टर है, फिर एक और इंडक्टर आपने जोड़ दिया। इस इंडक्टर का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर परिभाषा बना सकता हूँ कि पहले इंडक्टर का दूसरा सिरा दूसरे इंडक्टर के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार का क्रम जो होगा वो इंडक्टरों का श्रेणी क्रम कहलाएगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि करंट के लिए एक ही रास्ता हो और इंडक्टर जुड़े हुए हो तो जाहिर सी बात है वो भी क्या कहलाता है? आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य बात अपने को सीखनी है वो ये सीखनी है कि इंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर इंडक्टरों को आप L1 L2 से तो प्रदर्शित करते ही हैं, तो टोटल LT ज्ञात करना चाहते हैं आप, तो जाहिर सी बात है L1 प्लस L2। ये कब लगाना होता है अपने को? जब सभी अलग अलग मान के हों। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं जब सभी अलग अलग मान के हों। जब समान मान के होंगे दोस्तों तो क्या करेंगे आप? LT बराबर L इंटू N। तो यहां मैं लिख सकता हूं जब सभी समान मान के हों। अब ऐसे ही दोस्तों यहां पर मैं समांतर क्रम की बात करता हूं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप रेजिस्टेंसों के अंदर करते हैं। तो यहां समांतर क्रम में इंडक्टरों को कुछ इस प्रकार से आप जोड़ने वाले हैं। तो इसमें भी ये L1 है तो ये L2 है। तो यहां पर मैं सूत्र लिखना चाहूंगा कि 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। तो ये तो कब लगाते हैं? जब सभी अलग अलग मान के हों। जब सभी समान मान के हों तो LT बराबर L/N। यहां लिखूंगा मैं सभी समान मान के हों। और दोस्तों मिश्रित के लिए अब आप जानते ही हो कि जिस प्रकार से अपन ने श्रेणी और समांतर में रेजिस्टेंसों को पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप मिश्रित सर्किट भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर ये बनाया गया सर्किट जो है वो मिश्रित है। तो जाहिर सी बात है पहले हम इन समांतर वालों को सोल्व करेंगे और फिर बाद में श्रेणी वाले के साथ में अपन सोल्व करेंगे।
तो इस प्रकार से ये मिश्रित सर्किट आपके पास में हो गए। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इंडक्टरों का समूहन जो है वो प्रतिरोधकों की तरह ही होता है। जिस प्रकार से प्रतिरोधकों में अपन करंट वोल्टेज निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी आप श्रेणी, समांतर और मिश्रित में करंट वोल्टेज निकालेंगे। तो ये था आपका इंडक्टर या चौक का समूहन। अब बात करना चाहूंगा मैं दोस्तों शुद्ध प्रेरकीय प्रतिरोध या परिपथों की बात करूंगा मैं। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं इनको कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। एक ही बात है। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में जिसमें इंडक्टर ही इंडक्टर जुड़े हुए हों वो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। तो यहां लिखेंगे जिस वैद्युतिक परिपथ में इंडक्टर जुड़े हों वह शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। अगली बात दोस्तों हम बात करते हैं कि यहां पर जैसे आपने शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में पढ़ा था, ठीक वैसे ही यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि इंडक्टर ही इंडक्टर जुड़े हुए हैं वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोई भी परिपथ जो है वो वास्तव में शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने ये जो संयोजक तार लगाया है इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ये इंडक्टर जो है वो कुछ ना कुछ प्रतिरोध से बने हुए होंगे, किसी तार से बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। तो इसलिए वास्तव में यहां लिखना चाहूंगा मैं वास्तव में शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं होते हैं क्योंकि संयोजक तार व कुंडली का कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। और जब प्रतिरोध आपस में मिक्स हो गया है तो जाहिर सी बात है फिर उसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों हो गए। तो दोनों हो गए तो फिर शुद्ध कहाँ रहा? तो इसीलिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि वास्तव में नहीं होते हैं। एक और चीज दोस्तों यहां पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि शुद्ध प्रेरकीय जो परिपथ हैं उनमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। शुद्ध इंडक्टिव जो परिपथ है उन इंडक्टिव परिपथों में क्या होता है दोस्तों, करंट मान परिवर्तनों का विरोध होता है, जिस कारण से करंट मान पीछे रह जाते हैं, वोल्टेज मान आगे निकल जाते हैं। तो सीधी सी बात है करंट जो है वो वोल्टेज से क्या होगी, 90 डिग्री पिछड़ जाएगी। कैसे पिछड़ जाती है वो भी सीखें। मान लीजिए ये आपके पास में कोई डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये तो है वोल्टेज और ये है आपके पास में करंट, और ये है आपके पास में बैक ईएमएफ। ये है आपके पास में बैक ईएमएफ।
लिख देता हूं यहां पर मैं, बैक ईएमएफ है, ये यहां पर वोल्टेज है, और ये यहां पर है करंट। आप देख सकते हैं दोस्तों इस डायग्राम के अंदर कि जैसे जैसे वोल्टेज प्रभावी होगा, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बैक ईएमएफ जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और ये अपने अधिकतम मान के ऊपर जाकर के स्थिर होता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज ऊंचाई पर जाती है, ऊंचाई पर जाने के बाद में यदि उसको नीचे आना है तो उससे पहले एक बार क्या होती है, वो स्थिर होती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो ग्राफ होगा, ये वोल्टेज बढ़ता बढ़ता ऊपर जाकर के क्या होगा, स्थिर होगा, और उसके बाद में नीचे आएगा। लेकिन जब ये स्थिर होता है उस समय जो है वो करंट को क्या मिलता है, यहाँ पर मौका मिलता है। तो फिर जब ये स्थिर होगा और जब ये घटने लगेगा तब करंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो सब कार्य हुआ है वो कितने डिग्री का अंतर पैदा कर दिया है, इसमें 90 डिग्री का अंतर पैदा कर दिया है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि बैक ईएमएफ ने जो है वो करंट को पैदा नहीं होने दिया, तो इसलिए करंट का विरोध होता रहा, करंट मान परिवर्तनों का विरोध होता रहा, और करंट मान क्या है, पीछे रह गए। इसलिए मैं यहाँ पर वेक्टर डायग्राम बना करके भी बता सकता हूं आपको कि इस प्रकार से ये वोल्टेज है और ये करंट है, और इन दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री का अंतर पैदा हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि बैक ईएमएफ जो है उसने इस करंट को स्टार्ट नहीं होने दिया। कब हुआ फिर, जब वोल्टेज स्थिर हुआ उस समय बैक ईएमएफ का मान भी क्या हुआ, बढ़ना बंद हो गया, और जब ये घटने लगा ठीक उसी समय क्या हुआ, करंट स्टार्ट हो गई है। तो जाहिर सी बात है शुद्ध प्रेरकीय प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकीय जो परिपथ है, यानी कि शुद्ध इंडक्टिव जो परिपथ है, उसमें क्या होता है, हमेशा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, जिसको आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ना है। आप इसका जो है वो एक डायग्राम ये जो बनाए हो, ये ग्राफिक डायग्राम है, और इसी प्रकार से ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों वो है आपका वेक्टर डायग्राम। इसके अलावा एक जो डायग्राम और बनाए हो आप, ये वाला, तो ये वाला अपन कह सकते हैं कि ये परिपथ है। ये क्या है, सप्लाई परिपथ है, यानी आपने यहां पर ऐसी की सप्लाई दी है इंडक्टर इंडक्टर जोड़ करके, तो इसको मैं करंट वोल्टेज डायग्राम भी कह सकता हूं। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर पावर की हम बात करेंगे कि शुद्ध परिपथी, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ जो है उसमें पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है। तो यहां लिखना चाहूंगा मैं, शुद्ध इंडक्टिव परिपथों में शक्ति खपत। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ डायग्राम इस प्रकार से था, यहां पर ये ईबी था, बैक ईएमएफ था, ये वोल्टेज था, और ये करंट थी। तो यानी करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का अंतर है दोस्तों, और 90 डिग्री का जब अंतर होता है तो आपको पता है कोस पाई का मान क्या होगा, क्योंकि कोस पाई बराबर क्या होता है, आर बटा जेड। कोस पाई बराबर क्या होगा यहाँ पर, आर बटा जेड, या फिर मैं एक्सेल कर सकता हूं, यहाँ पर आर अपॉन एक्सेल कर देता हूं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आर का मान जो होगा वो शुद्ध है तो शून्य ही होगा, जबकि एक्सेल का मान चाहे तुम कुछ भी मान लो, चाहे 10 ही क्यों नहीं मान लो, 100 ही क्यों नहीं मान लो, कुछ भी मान लो, तो जीरो के अंदर यदि 100 का या 10 का भाग लगने वाला है तो जाहिर सी बात है कि कोस पाई का मान तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो सबसे पहली बात तो आप सबको यह पता हो कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में शुद्ध इंडक्टिव परिपथों में, शुद्ध इंडक्टिव परिपथों में पावर फैक्टर शून्य होता है। और जब पावर फैक्टर शून्य होगा तो दोस्तों आपने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि P बराबर वी आई कोस फाई। तो यहां पर यदि मैं वोल्टेज का मान लिख दूं 200, करंट का मान लिख दूं 10,
और cos पाई का मान 0 लिख दूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास में शक्ति खपत भी क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं यहां पर दूसरा नोट डाल के मैं लिखूंगा यहां पर कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथों में, शुद्ध इंडक्टिव परिपथों में शक्ति खपत शून्य होती है। क्योंकि दोस्तों P बराबर वी आई कोस पाई होता है और कोस पाई आपका 0 आ गया है, तो जाहिर सी बात है 0 से ये सारी संख्या गुणा होगी तो 0 ही आएगी, यानी शक्ति खपत क्या आने वाला है, शून्य। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल जो धनात्मक में जो लॉस हुआ पावर आई और इधर ऋणात्मक में वापस से क्या हो गया, वही पावर आई, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर के और शक्ति खपत क्या रह गया अपना, शून्य हो गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और यहां पर पढ़नी है कि शुद्ध इंडक्टिव वास्तव में तो होते नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस सम्मिलित होता है और शुद्ध नहीं होने के कारण क्या होता है, पिछड़ने का जो कोण होता है वो भी 90 डिग्री से कम रह जाता है। जैसे यहाँ शुद्ध है तो 90 डिग्री का अंतर आ रहा है, यदि शुद्ध नहीं होता तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री से कम का अंतर आ जाया करता है। तो ये था आपका शुद्ध इंडक्टिव परिपथों की शक्ति खपत ज्ञात करना। दोस्तों अगले टॉपिक के साथ में नई क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।